इंद्रमा आईएएस यूट्यूब चैनल से मैं सतीश आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ। ये है जुलाई 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर ज्योग्राफी का जो यूजीसी नेट कराता है। तो इसमें 50 क्वेश्चन है। चलिए इसको बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं, सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि अपरदन का सामान्य चक्र से संबंध है। अपरदन का सामान्य चक्र से संबंध है, इसको आपको यहाँ पे भरना है। हिम नदी अपरदन, नदी अपरदन, समुद्री अपरदन और पवन अपरदन। तो सामान्य चक्र जो होता है, अपरदन का सामान्य चक्र, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, ये आपका नदी अपरदन से संबंधित है। नदी अपरदन के जो चक्र को अपरदन का सामान्य चक्र कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, नदी अपरदन। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अपवाह प्रतिरूप, अपवाह प्रतिरूप जो इससे इसके प्रवाहित होने की मूल संरचना द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। नियंत्रित नहीं होता है, यहाँ नहीं ध्यान में रखिएगा। ये अभी पुराना पेपर जब सॉल्व कराया था, इससे पहले वाला पेपर, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, दूसरे तरीके से आया था। ठीक है, तो ये भी कह रहा है अपवाह प्रतिरूप जो इसके प्रवाहित होने की मूल संरचना द्वारा नियंत्रित नहीं होता है को कहा जाता है क्रमवर्ती, अनुवर्ती, अक्रमवर्ती, पुनः क्रमवर्ती। तो उसे कहा जाता है अक्रमवर्ती। क्या कहा जाता है? अक्रमवर्ती। ये दूसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, अक्रमवर्ती। ठीक है, अक्रमवर्ती जो अपवाह प्रतिरूप होता है वो अपनी मूल संरचना से नियंत्रित नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि श्वास पद का अर्थ है। श्वास पद का क्या अर्थ है? पहला दिया है तरंग रोध के पश्चात समुद्र तट पर समुद्री जल का पश्चवर्ती संचलन। दूसरा दिया है तरंग रोध के पश्चात समुद्र तट पर समुद्र जल का तिर्यक संचलन। और तीसरा दिया है तरंग रोध के पश्चात समुद्र तट पर समुद्री जल का अग्रवर्ती संचलन। और चौथा दिया है तरंग रोध के पश्चात समुद्र तट पर समुद्री जल का पार्श्ववर्ती संचलन। तो श्वास शब्द का अर्थ होता है, पिछली वीडियो में इसको समझाया था आपको, श्वास क्रम वहाँ पे लगाने के लिए पूछा था, यहाँ श्वास का अर्थ समझ ये अलग से पूछ लिया है। तो श्वास का अर्थ होता है तरंग रोध के पश्चात समुद्र तट पर समुद्र जल का अग्रवर्ती संचलन। तरंग रोध के पश्चात यानी जब तरंग टकराती है तो उसमें अवरोध उत्पन्न हुआ, मतलब अवरोध उत्पन्न हुआ, टकराई, फिर उसके आगे का जो संचलन होता है जल का, टकराने के बाद आगे जल आगे बढ़ता है, तो उसी को कहा जाता है श्वास। कि तरंग रोध के पश्चात समुद्र तट पर समुद्र जल का अग्रवर्ती संचलन को ही क्या कहा जाता है? श्वास कहा जाता है। तो तीसरा का आंसर तीसरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमजलीय निक्षेप से बनी भू आकृति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन हिमजलीय निक्षेप से बनी भू आकृति नहीं है? ड्रमलिन, हार्न, एस्कर, केम। तो आपको बताना है कि हिमजलीय निक्षेप से बनी हुई आकृति नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा है? नहीं है। तो ड्रमलिन है, एस्कर भी है और केम भी है, यानी हार्न नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हार्न। यहाँ पे नहीं है पूछा है, कौन सी हिमजलीय निक्षेप से बनी हुई आकृति नहीं है, तो हार्न नहीं है। चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? 3, हार्न। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी भृगु के आधार में, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी भृगु के आधार में सतही प्रक्षालन द्वारा जमा असंपीड़ित चट्टान सामग्री को क्या कहा जाता है? भृगु के आधार में, जैसे कोई भृगु है, ये लटका हुआ भृगु, ठीक, यहाँ जल रहता है, जल। तो कह रहा है कि भृगु के आधार में, यहाँ पे आधार इसका नीचे वाला भाग,
आधार में सतही प्रक्षालन द्वारा जमा असंपीडित चट्टानी सामग्री को, सतही प्रक्षालन द्वारा जमा असंपीडित चट्टानी पदार्थ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 जलोढ़क, ऑप्शन बी मिश्रोढ़क, ऑप्शन सी हिमोड़, यानी तीसरा, ऑप्शन चौथा गाद। तो इसे कहा जाता है मिश्रोढ़क। जो असंपीडित पदार्थ जमा होता है, चट्टान सामग्री या पदार्थ, उसे भृगु के आधार से जो जमा होता है उसे कहा जाता है मिश्रोढ़क। ठीक है, 5वां का दूसरा मिश्रोढ़क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन वायुमंडलीय ऊर्जा का स्रोत है? वायुमंडलीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन 1 बादलों से नीचे की ओर अवरक्त विकिरण उत्सर्जित होता है। ऑप्शन दूसरा द्रष्टव्य विकृत अंतरिक्ष में ऊपर की ओर बिखरा हुआ है। ऑप्शन तीसरा गुप्त ऊष्मा स्रावित होती है। ऑप्शन चौथा पृथ्वी और वायुमंडल का एल्बिडो। तो वायुमंडलीय ऊर्जा का जो स्रोत है वो गुप्त ऊष्मा द्वारा होता है। गुप्त ऊष्मा द्वारा वायुमंडलीय ऊर्जा को जो है ऊर्जा मिलती रहती है, क्योंकि जलवाष्प में छुपी रहती है ऊष्मा, उसी को कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। और वही जो है वायुमंडल को क्या प्रदान करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। तो यहाँ पे पूछा वायुमंडलीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा स्रोत है गुप्त ऊष्मा द्वारा स्रावित होती है। 6 का तीसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 कि बन रहे बादल में विद्युत के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? बन रहे बादल में विद्युत के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? पहला सौर पराभौतिक किरणों का अवशोषण, दूसरा लघु चूक दर, तीसरा तीव्र ऊर्ध्ववायु धारा, चौथा भारी वर्षा। तो बन रहे बादल में विद्युत के निर्माण में निम्नलिखित कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? तो बन रहे बादल में विद्युत के निर्माण में तीव्र ऊर्ध्ववायु, जो तीव्र ऊर्ध्ववायु होती है या स्ट्रांग वर्टिकल एयर करंट जो होती है, उसके द्वारा क्या होता है? विद्युत का निर्माण होता है। बादल बन रहे होते हैं, उसमें विद्युत का निर्माण किससे होता है? तीव्र ऊर्ध्ववायु द्वारा, या इसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रांग वर्टिकल एयर सर्कुलेशन या एयर करंट वायुधारा। ठीक है, तो इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। 7 का 3 आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कथन और कारण का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है कि कथन है कि जब सूर्य तप सब जगह समान रूप से पड़ता है तब भू सतह जल भाग की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो जाता है। ठीक है, भू सतह जल भाग की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो जाता है। तो बिल्कुल सही भाई, भू सतह जल्दी गर्म होता है, ज़्यादा तेज़ी से गर्म होता है, जल लेट गर्म होता है। सही। ठीक, कारण क्या दिया है? धरती अपारदर्शी है जबकि जल सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है। ये भी सही है कि धरती क्या है? अपारदर्शी है, सूर्य की किरणों को ज़्यादा अवशोषित कर लेगी, और जबकि जल जो है सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, वो काफ़ी नीचे तक जाएगा वहाँ पे, क्योंकि जल क्या होता है? पारदर्शी है। तो दोनों तो सही है। अब देखिए, क्योंकि कारण भी वही है कि अपारदर्शी होने के कारण धरती यानी भू सतह जल्दी गर्म हो जाता है, और पारदर्शी होने के कारण ही जो जल है वो लेट गर्म होता है, यानी बाद में गर्म होता है। यही कहना, भू सतह जल भाग की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से, यानी भू सतह जल्दी गर्म हो जाती है और जल लेट गर्म होता है, देर से गर्म होता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी है। 8 का 1 आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी सी टाइप जलवायु के अंतर्गत शीत ऋतु के दौरान वर्षा होती है? सी टाइप जलवायु कौन सी है जिसके अंतर्गत शीत ऋतु की वर्षा होती है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, फेमस है आपका CFA, CS, CWA, CFC। तो ये है आपका आ जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु, CS
भूमध्य सागरीय जलवायु शीर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोरियालिस बल्ब के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे पूछा है सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, यह पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है। ये क्वेश्चन तो सही है, ये ऑप्शन सही है। दूसरा है, यह ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम होता है। बिल्कुल सही है, कोरियालिस बल्ब ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम होता है। ठीक है। तीसरा है, यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है। तो ये तो गलत हो गया, यही तो पूछा है। यह वायु गति के समानुपातिक होता है। बिल्कुल सही, कोरियालिस बल वायु गति के समानुपातिक हो। जितनी वायु की गति अधिक होगी उतना कोरियालिस बल अधिक लगेगा। तो ये भी सही है। पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है क्या? ये वाला सही नहीं, तीसरा। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित नहीं होता है कोरियालिस बल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बस समझने वाली बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, अटलांटिक महासागर के तट से मध्य अटलांटिक कटक की ऊंचाई, अटलांटिक महासागर का जो तल है, तल बॉटम से मध्य अटलांटिक कटक की ऊंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि अटलांटिक कटक की ऊंचाई कितनी है? लगभग करीब 3 किलोमीटर ऊपर है, कि करीब 4 किलोमीटर ऊपर है, या करीब 5 किलोमीटर ऊपर है, या करीब 6 किलोमीटर ऊपर है। तो ये है करीब 3 किलोमीटर ऊपर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। वह प्रवाल भित्ति जो समांतर समुद्र तट के उस हिस्से में पाई जाती है जहाँ कोई छिछला जलमार्ग या लैगून मिलती हो, क्या कहलाती है? कि ऐसी प्रवाल भित्ति जो समुद्र तट के उस हिस्से में पाई जाती है जहाँ कोई छिछला जलमार्ग या लैगून मिलती हो, तो क्या कहलाती है? रोधिका प्रवाल भित्ति, रोधिका भित्ति, अस्बतक भित्ति, रिबन भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति। तो देखिए, जहाँ कोई छिछला जलमार्ग या लैगून मिलता है वो समुद्र तट के हिस्से में पाई जाती है, उसे कहा जाता है तटीय प्रवाल भित्ति। उसे क्या कहा जाता है? तटीय प्रवाल भित्ति। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तटीय प्रवाल भित्ति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है कि यदि क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए है? ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको लगाना मीथेन के है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से है कि ओजोन से है? तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन से है, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए हुआ था? ओजोन का जो क्षरण हो रहा है उसको रोकने के लिए, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली CFC जो है, CFC या वही निकलने वाली क्या, तो वो तो रेफ्रिजरेटर से निकलती है। कहने का अर्थ है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो उत्पादन था, उत्सर्जन था, उसको कम करने के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। तो इसका सही है। और क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए हुआ था कि मात्रा उसकी बढ़ने न पाए। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर दूसरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा, निम्न कौन सा कथन समान तापमान पर महासागरीय जल और वायु के घनत्व के अंतर के बारे में सत्य है? तो महासागरीय जल का घनत्व वायु की तुलना में 800 गुना अधिक होता है, या 600 गुना अधिक होता है, या 400 गुना अधिक होता है, या 200 गुना अधिक होता है? तो महासागरीय जल का घनत्व वायु की तुलना में जो है वो 800 गुना अधिक होता है। तो इसका सही आंसर है कि महासागरीय जल का घनत्व वायु की तुलना में 800 गुना अधिक होता है। ये फैक्ट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोहराया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है? तो ऑप्शन 1 दिया है बंगाल की खाड़ी, दूसरा हडसन की खाड़ी, तीसरा फंडी की खाड़ी, चौथा खंबात की खाड़ी। तो ये सबसे ऊंचा जो ज्वार आता है ये आता है फंडी की खाड़ी में।
चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए ये फंडी की खाड़ी कहाँ है। अब ये नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में कहाँ है ये आप बताएंगे आप, ठीक है। चलिए इसका तीसरा आंसर 15 का क्या हो जाएगा, तीसरा फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसने यह वकालत की थी कि इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए और भूगोल को इतिहास की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछा। देखिए होम्स है, ये होल्म्स दे दिया है, हेरोडोटस है, इकेटियस है, थेल्स ऑफ मिटेरस है। तो किसने कहा था, हेरोडोटस महोदय ने कहा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हेरोडोटस। कि हेरोडोटस महोदय ने कहा था कि इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए और भूगोल को इतिहास की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 16 का दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार है। मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार कौन सा है। तो जो दार्शनिक आधार है मात्रात्मक क्रांति का, वो ऑप्शन 1 दिया है प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन बी दिया है अस्तित्ववाद, ऑप्शन तीसरा दिया है आदर्शवाद, ऑप्शन चौथा दिया है प्रशमवाद। तो दार्शनिक आधार प्रत्यक्षवाद है, पॉजिटिविज्म, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार है, तो प्रत्यक्षवाद को मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार कहा जाता है। प्रत्यक्षवाद कहाँ से शुरू हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति से शुरू हुआ था लुई 14वें के शासनकाल में, जहाँ पे यहाँ ये शुरू हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी लुई 14वें काल में, प्रत्यक्षवाद वहीं शुरू हुआ था फ्रांसीसी क्रांति से, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा सबसे। दूसरा देखिए, कह रहा है कि यह कथन कि मिस्र नील नदी की देन है किसका है, अरस्तु का है कि हेरोडोटस का है कि स्ट्रैबो का है कि सेनेका का है। तो ये है आपका हेरोडोटस महोदय का, ठीक है। कि मिस्र नील नदी की देन है किसका कथन है, हेरोडोटस महोदय का कथन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हेरोडोटस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने टालमी की पुस्तक में सुधार किया था। फिर दोहराया गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन पहला दिया है अल-मसूदी, ऑप्शन दूसरा दिया है अली-दर्शी, ऑप्शन तीसरा दिया है अल-बरूनी, ऑप्शन चौथा दिया है इब्न खालदून। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अल-दर्शी ने टालमी की पुस्तक में सुधार किया था। अली-दर्शी ने टालमी की पुस्तक में सुधार किया था। इसका सही आंसर 19 का दूसरा हो जाएगा, अली-दर्शी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मानसिक मानचित्र की अवधारणा विकसित की थी। मानसिक मानचित्र की अवधारणा किसने विकसित की, डाउनस्टिया, सॉरिनेन, गोल्ड एंड वाइट और चौथा बोल्डिंग एंड हैंगरस्टन। क्वेश्चन दोहराया गया, फिर वहाँ लिंच दिया था, यहाँ पे गोल्ड और वाइट की बात कर दिया है। तो मानसिक मानचित्र की अवधारणा विकसित किसने की थी, गोल्ड और वाइट, ठीक। और उसको आगे भी बढ़ाया था लिंच महोदय ने, ये भी याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है। तो मानसिक मानचित्र की अवधारणा विकसित किसने की थी, गोल्ड एवं वाइट। इसका सही आंसर 20 का तीसरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। क्वेश्चन ध्यान से करेंगे, बहुत आसान सा है। देखिए अवधारणा एक तरफ परिभाषा है, कह रहा है कॉन्टिन्यूअम ऑफ अर्बन साइजेज, कॉन्टिन्यूअस से बना है कॉन्टिन्यूअम ऑफ अर्बन साइजेज, ठीक है, नगरीय आकार। तो इसको एक किससे मिला लेंगे, ये देखिए आकार में धीमी एवं सतत गिरावट, कंटिन्यूम, ठीक है, घटते रैंक के साथ शहरी जनसंख्या आकार में धीमी और सतत गिरावट। तो ये क्या हो जाएगा पहले का, कॉन्टिन्यूअम ऑफ अर्बन साइजेज। तो पहला का डी हो जाएगा, पहला का डी एक ही में दिख रहा है आपको, अभी से आंसर मिल गया है। अब देखिए लॉस मॉडल किससे आप मिला देंगे, लॉस मॉडल देखिए इससे पहले जो दिया है कि विभिन्न स्तरों पर विभिन्न खटकोणीय प्रणाली का कार्य करती है,
विभिन्न स्तरों पर विभिन्न खटोली पढ़ाई कार्य करती हैं, वे एक दूसरे पर आरोपण की स्थिति होती है। तो ये लॉस मॉडल में से मिला देंगे, ये लॉस मॉडल में कहा गया है। तो ये है आपका दूसरा का सी हो जाएगा। देखिए अभी भी सही है, अर्बन हायरार्की और प्राइवेट नगर हो गया। तो प्राइवेट नगर तो आप जानते हैं कि सबसे बड़े शहर और निकटतम दूसरे सबसे बड़े के शहर के बीच संबंध, आप इसको बी से मिला लेंगे। देखिए चौथा का बी है। और जो बचा अर्बन हायरार्की बचा, अर्बन हायरार्की जो बचा भाई घटते हुए कस्बों का समूह परंतु आकार एवं मत के लगभग बराबर, तो इसको आप मिला लेंगे ए से, अर्थात पहला आंसर सही हो जाएगा। 21 का एक आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने किसी शहर के जनसंख्या घनत्व की पद्धति की व्याख्या करने हेतु सूत्र dx = do e इनवर्स bx का प्रयोग किया था, जहां dx सिटी सेंटर से x दूरी पर जनसंख्या घनत्व d को दर्शाता है, do केंद्रीय घनत्व, e दूरी का घातांक और b घनत्व प्रवणता है। ये किसका सूत्र है भाई, किसने प्रयोग किया था? तो ये क्लार्क महोदय ने प्रयोग किया था। इसको आप जो है याद रखिएगा, क्लार्क महोदय का है, सी क्लार्क। ठीक है, तो ये सूत्र dx do e इनवर्स bx ये किसके लिए किया गया था? जनसंख्या घनत्व पद्धति की व्याख्या करने हेतु, जनसंख्या घनत्व की पद्धति की व्याख्या करने हेतु। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की पद्धति की व्याख्या करने हेतु। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? सी क्लार्क महोदय के द्वारा। 22 का पहला आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की जनसंख्या की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में निम्नलिखित कौन सा आंकड़ा सही है? तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। 1,21,8,54,977, इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। भारतीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का चरण निम्नलिखित में से किस कालावधि के दौरान था? जो तीव्र वृद्धि का चरण किस में था? देखिए 1901 से 21, 1921 से 51, 1951 से 81, 1981 से हो जाएगा। तीव्र वृद्धि का जो काल था वो 1951 से 1981 था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की मानव जनसंख्या दूरी, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व की मानव जनसंख्या की दूसरी बार दुगना होने की अवधि निम्नलिखित समय अंतराल में किसके बीच थी? दूसरी बार दुगना कब हुई थी? ठीक है, तो ऑप्शन एक दिया है 1650 से 1850, दूसरा है 1750 से 1950, तीसरा 1850 से 1930 और चौथा 1850 से 1950। तो जो 1850 से 1930 की अवधि थी, ये दूसरी बार जनसंख्या दुगनी इसी समय हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1850 से 1930। ठीक है, 1850 से 1930 यानी 25 का तीसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि भौगोलिक पद्धति द्वारा विविधीकरण अध्ययन के लिए सही है? कौन सी कृषि भौगोलिक पद्धति द्वारा फसल विविधीकरण अध्ययन के लिए सही है? अपर्ण, सुव्यवस्थित, क्षेत्रीय, व्यवहारवादी। तो जो रीजनल है, क्षेत्रीय है, क्षेत्रीय कृषि भौगोलिक पद्धति फसल विविधीकरण के लिए अध्ययन के लिए, फसल विविधीकरण अध्ययन के लिए क्षेत्रीय पद्धति उपयुक्त होती है। ठीक है, तो इसका 26 का तीसरा आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मिट्टी स्वयं को घास पात से ढकने वाली मिट्टी के रूप में जानी जाती है? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है स्वयं को घास पात से ढकने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो धूसर मिट्टी कहा जाता है कि लाल मिट्टी कहा जाता है कि भूरी या काली? तो ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी या कपास मिट्टी भी कहते हैं काली मिट्टी को। तो स्वयं को घास पात से ढकने वाली मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। इसका आंसर चौथा सही हो जाएगा। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 28 कह रहा है कि ने यानी विद्वान का नाम है, या नीचे विद्वान का नाम दिया, ने
दो प्रतिस्पर्धी फर्मों के बाजार क्षेत्र के बीच रैखिक बाजार मूल्य सीमा की अवधारणा दी थी। तो किसने दी थी? सॉरी, प्रतिस्पर्धी फर्मों के बाजार क्षेत्र के बीच रैखिक बाजार मूल्य सीमा की अवधारणा किसने दी थी? ए वेबर ने, टी प्लांटर ने, ई हुवर ने और चौथा ए ब्लास ने। जो टी प्लांटर महोदय ने दी थी, तो टी प्लांटर महोदय ने दो स्पर्धी फर्मों के बाजार क्षेत्र के बीच रैखिक बाजार मूल्य सीमा की अवधारणा दी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा टी प्लांटर महोदय। 28 का दूसरा आंसर सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सरकार के लिए परिवहन नीतियों पर ध्यान देने का कारण नहीं है? परिवहन नीतियों पर ध्यान देने का कारण नहीं है। सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा सांस्कृतिक और चौथा राजनीतिक। जो परिवहन नीतियों पर ध्यान देने का कारण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक। भाई अलग अलग सबकी संस्कृति है, सब लोगों की, उनके खान पान की संस्कृति, पहनावे की संस्कृति, रहन सहन की संस्कृति, तो उसको उतना ध्यान में रखा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक। तीसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कह रहा है कि निम्न उद्योगों में से कौन सा भारी इंजीनियरिंग उद्योग कहलाता है? हैवी इलेक्ट्रिकल्स, हैवी मशीनरी, सीसा और लौह इस्पात। तो भारी इंजीनियरिंग उद्योग देखिए, हैवी इलेक्ट्रिकल्स भी भारी इंजीनियरिंग उद्योग ही है, लो इस्पात भी भारी उद्योग, और हैवी मशीनरी। बात यह है कि यहाँ पे आपको मानना क्या है, हैवी मशीनरी में आपका ये दोनों इंक्लूड हो जाएगा, लो इस्पात और हैवी इलेक्ट्रिकल। सीसा भी एक तरह से भारी है सब, यानी हैवी मशीनरी इंजीनियरिंग उद्योग में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा भारी इंजीनियरिंग उद्योग का था? हैवी मशीनरी। तो 30 का दूसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किसने रिमलैंड सिद्धांत की संकल्पना प्रतिपादित की थी? रेडजल, ग्रिफिथ टेलर, स्पाइकमैन, मैकेंड। तो इसके किसने प्रतिपादित की थी? स्पाइकमैन महोदय ने। ठीक है, रिमलैंड पूछा है, हर्टलैंड पूछता तो क्या करते हैं? मैकेंडर मार देते। तो 31 का क्या हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा, स्पाइकमैन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है कि ग्रिफिथ टेलर द्वारा कितनी प्रमुख मानव प्रजातियों की पहचान की गई थी? जो ग्रिफिथ टेलर महोदय थे, वो कितने प्रमुख मानव प्रजाति की बात की थी? प्रमुख मानव प्रजाति की 3 का, 4, 5, 6। तो इसका सही आंसर है 5। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने प्रमुख मानव प्रजातियों की पहचान 5 की थी। तो 32 का तीसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से किस वर्ष में मैकिंडर ने अफ्रीका सहित विश्व को पुनर्निर्धारित किया था? 1922, 25, 19, 1917। तो 1919 में मैकिंडर महोदय ने अफ्रीका सहित विश्व द्वीप पुनः निर्धारित किया था 1919 में। इसका सही आंसर तीसरा हो जाएगा। अगला देखिए, रेड इंडियन अथवा अमेरिकन इंडियन निम्न में से किस प्रजाति के हैं? काकेसाइड प्रजाति, मंगोलायड प्रजाति, ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, निग्रोटो प्रजाति। तो मंगोलायड प्रजाति के हैं। रेड इंडियन किस प्रजाति के हैं? मंगोलायड प्रजाति के। इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। 34 का दूसरा सही हो जाएगा। चलिए, यानी मंगोलायड प्रजाति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि निम्न में से कौन सा पद शहरों और नगरों में शुद्ध जनसंख्या वृद्धि को इंगित करता है? शहरी विकास, जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, शहरी क्षेत्र। तो शहरों और नगरों में शुद्ध जनसंख्या वृद्धि है, वो शहरी विकास इंगित करता है। ज्यों-ज्यों शहर का विकास होता है, ज्यों-ज्यों शहर का विकास होता जाता है, वहाँ पे रोजगार के अवसर बढ़ते जाते हैं, जिससे गांव से लोग शहर की तरफ
पलायन करते जाते हैं और शहर का फैलाव होता जाता है। तो शहरों में जनसंख्या, शहरों में जो है शहरों और नगरों में शुद्ध जनसंख्या वृद्धि को इंगित करता है शहरी विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, शहरी विकास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है 36, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया आयोजना से संबंधित नहीं है। आयोजना मतलब प्लानिंग, यहाँ पे है प्लानिंग। ठीक है, आयोजना से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 1 है अवधारणा, ऑप्शन दूसरा है प्रकटीकरण, ऑप्शन तीसरा है तैयारी, ऑप्शन चौथा है विकास। तो अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट, ये भाई उसी समय आपको पता होना चाहिए। प्रकटीकरण रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और तैयारी यानी प्रिपरेशन। और विकास जो है ये प्लानिंग का परिणाम होता है, ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, ये परिणाम से संबंधित है। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, चौथा विकास। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्न में से कौन क्षेत्रीय विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। ये कौन क्षेत्रीय विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। लुईस लिफेबर, वाल्टर इजार्ड, हार्वे एस फ्लोर और जॉन एम कम्बरलैंड। तो क्षेत्रीय विज्ञान के पिता के रूप में वाल्टर इजार्ड महोदय को जाना जाता है। वाल्टर इजार्ड को क्षेत्रीय विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किस विद्वान का यह मानना है कि प्रत्येक सुविचारित कार्य सबसे पहले दिमाग में चिंतन से शुरू होना चाहिए। यह वास्तविक रूप ले सके इससे पूर्व चिंतन प्रक्रिया में शामिल कर उसका अभ्यास भी करना चाहिए। ये किसका कथन है, किसका मानना था भाई। ये लेविस ममफोर्ड का, पैट्रिक गेडिस का, चैडविक का या बेंटन मैके का। तो ये बेंटन मैके का था, मानना था कि प्रत्येक सुविचारित कार्य पहले दिमाग में चिंतन से शुरू होना चाहिए, यह वास्तविक रूप ले सके इससे पूर्व चिंतन प्रक्रिया में शामिल कर उसका अभ्यास भी कर लेना चाहिए या करना चाहिए। तो ये बेंटन मैके का कथन था। इसका आंसर चौथा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि विकास में पिछड़े अथवा अपूर्ण क्षेत्रों की पहचान हेतु जो सर्वेक्षण कराया जाता है उसे कहते हैं नैदानिक सर्वेक्षण। उसे क्या कहा जाता है, नैदानिक सर्वेक्षण कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा नैदानिक सर्वेक्षण। ठीक है, क्योंकि पिछड़े और अपूर्ण क्षेत्रों की पहचान के लिए, ठीक है, पिछड़े और अपूर्ण क्षेत्रों की पहचान के लिए जो सर्वेक्षण कराया जाता है उसे कहा जाता है नैदानिक सर्वेक्षण। इंग्लिश में कहते हैं डायग्नोस्टिक सर्वे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो ये है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। 40 का क्या हो जाएगा, तीसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह भारत का लगभग 90% वार्षिक कोयला उत्पादित करता है। तो उस समय देखिए झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल था। ठीक है, आप इसको अपडेट कर लीजिएगा हमेशा, जैसे जैसे आता रहता है। तो इसका सही आंसर चौथा है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। उस समय के हिसाब से इसको अपडेट करिएगा आप लोग, फिर भी लगभग यही आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष, यानी क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस वर्ष भारत सबसे अधिक वाहन निर्माता वाला देश बन गया है। यानी किस वर्ष में भारत विश्व में सबसे अधिक वाहनों का निर्माण करता था। इसका जो है बताइए कौन सा होगा 2007 या 2008 या 2009 या 2010। बहुत सटीक विकल्प दिया है। जो 2009 में भारत विश्व में सबसे अधिक वाहन निर्माता देश बन गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कथन और कारण का है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कह रहा है
कह रहा है कि भारत में गेहूं उत्पादन क्षेत्र अर्ध आर्द्र और अर्ध शुष्क क्षेत्रों तक सीमित है। ठीक है, अर्ध आर्द्र और अर्ध शुष्क क्षेत्रों तक सीमित है। दूसरा दिया है, इस फसल को अत्यधिक स्थिरतम पानी की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अर्ध आर्द्र अर्ध और शुष्क क्षेत्रों तक सीमित है, बिल्कुल ये भी सही। कथन और कारण दोनों सही है। और इसमें देखिए व्याख्या करता है कि नहीं, तो आप क्या बताएंगे, इसका व्याख्या करता है कि नहीं? तो आप देख लीजिए कि सही व्याख्या कर भी रहा है कि स्थिरतम पानी की आवश्यकता होती नहीं है, अधिक वर्षा इसको ज़रूरत है नहीं, तो अर्ध आर्द्र अर्ध और शुष्क से इसका काम इस फसल का काम चल जाता है। तो ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, 43 का 2 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत के किस राज्य में सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? किस राज्य में सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, तमिलनाडु। तो जो सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सुबनसिरी जो नदी है वो आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चलिए, तो इस 44 का तीसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा GIS सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कैड, मैपइन्फो, अर्डास, आरपीओ। तो मैपइन्फो GIS सॉफ्टवेयर है, अर्डास भी है, आरपीओ भी है, लेकिन ऑटो कैड नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 45 का पहला, ऑटो कैड नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है कि सूची फर्स्ट को सूची के सेकंड से सुमेलित करना। एक तरफ आरेख दिया है, एक तरफ मापन का स्तर दिया है। तो इधर ग्रामीण, कदस्ट्राल या जिसे कहते हैं बृहद, मध्यम, लघु। तो ग्रामीण यानी कदस्ट्राल ये सबसे बड़ा मैप होता है, यानी सबसे बड़ा मैप का मतलब इसकी स्केल सबसे छोटी होगी। तो यानी आप इसको इससे मिला लीजिए, 4000 सबसे कम लग रहा है, 1:4000। तो चौथा का ए हो जाएगा, चौथा का ए की में देखिए आंसर तो अभी से मिल गया आपको। और आगे देखिए, अब बृहद लघु, अभी मैं क्या बताया कि जितना कम संख्या हर में होगी वो उससे बड़ा मैप होगा। तो आप देख लीजिए बृहद इसमें कौन सा होगा? बृहद इसमें कौन सा मैप होगा? यानी सबसे छोटी संख्या हर में कौन है? 25,000 है, 25,000 है। तो बृहद का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, 1:25,000 बृहद मैप हो जाएगा। तो तीसरा का आपका बी हो जाएगा, देखिए मिल रहा है ना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला ऑप्शन मध्यम। अब मध्यम और लघु बचा है, तो मध्यम देखिए, एक 2,50,000 है और एक है आपका 50 लाख है, शायद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, गुड 50 लाख। तो लघु कौन सा होगा? 50 लाख वाला हो जाएगा। यानी दूसरा का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि लघु की बात किया है तो दूसरा का डी हो जाएगा। और मध्यम 2,50,000, ठीक है, 2,50,000, यानी सी का हो जाएगा पहला। तो इसका अर्थ यह है कि 46 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? चौथा आंसर सही हो जाएगा। 46 का आंसर 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तार 1:50,000 मापक स्थलाकृति मानचित्र पर 3 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर वर्ग द्वारा परिबद्ध क्षेत्र को बताता है? आप देखिए ये मैप कितने पे बना है? आरएफ इसका कितना है? आपका आरएफ है आपका 1:50,000, 1:50,000 आरएफ है, ठीक है, 1:50,000। यानी 1 सेंटीमीटर दूरी, कागज की 1 सेंटीमीटर दूरी को धरातल के 50,000 सेंटीमीटर दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। तो 3 सेंटीमीटर दूरी किसने को प्रदर्शित करेगा? 3 सेंटीमीटर दूरी कितना? 3 × 50,000 हो जाएगा, ठीक है, 3 × 50,000 हो जाएगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर दूरी प्रदर्शित करता है 50 सेंटीमीटर दूरी को,
यानी ऐसे कर लीजिए कि धरातल की 50,000 सेंटीमीटर दूरी को कागज़ की 1 सेंटीमीटर, या कागज़ की 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 50,000 सेंटीमीटर के बराबर है। तो कागज़ की 3 सेंटीमीटर की दूरी जो है 3 गुणे 50,000 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 3 पचे 15 हो जाएगा, 15। अब 0 बढ़ा लीजिए, 1 2 3 4, यानी 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 दूरी प्रदर्शित करेगा 3 सेंटीमीटर दूरी को। अब देखिए, क्योंकि अब इसको क्या कर लीजिए, क्योंकि किमी स्क्वायर में दिया है, जो आंसर जो दिया है वो आपका किमी स्क्वायर में दिया है। किमी स्क्वायर में दिया है, तो आप इसको बदल लीजिए। ये सेंटीमीटर में है, आपका सेंटीमीटर में है, तो बदलने के लिए क्या कर लीजिए आप, देखिए अब 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 3 गुणा है, तो अभी हम लोग निकाल दिए 3 सेंटीमीटर दूरी, सॉरी अब निकाले हम लोग 3 सेंटीमीटर दूरी प्रदर्शित कर रहा है 1,50,000 सेंटीमीटर दूरी को। ठीक है, ये हो गया 1,50,000 सेंटीमीटर की दूरी को। अब कह रहा है कि सेंटीमीटर है ये। अब किमी स्क्वायर में आपको इसको बदलना, किलोमीटर में अगर आप बदलेंगे तो 1,50,000 अपान हो जाएगा आपका सेंटीमीटर है, क्योंकि बड़े में बदलना है तो भाग देना पड़ेगा, यानी आप भाग देंगे सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी 100 ये मीटर में हो गया, और किलोमीटर करना है तो आप क्या करेंगे, 1,000 से और गुणा कर देंगे, यानी 3 जीरो और बढ़ा देंगे, यानी 1,00,000 हो जाएगा। अब ये आ गया आपका किमी स्क्वायर में। ठीक है, तो अब किमी में बदल जाएगा ये। तो आप इसको काट दीजिए, 1 2 3 4 जीरो कट जाएगा, 1 2 3 4 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा 1.5 हो जाएगा, मतलब 15 बचा, तो 10 नीचे बचा है, तो आप भाग दे देंगे तो 1.5, या एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 10 बचा नीचे, तो 1.5 होता है, क्योंकि ये किमी स्क्वायर है। तो आप यानी 3 सेंटीमीटर दूरी, अब आपको ये क्लियर हो गया कि 3 सेंटीमीटर दूरी 1.5 किलोमीटर दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। तो क्योंकि ये स्क्वायर है, तो 3 गुणे 3 सेंटीमीटर पूछा है ऑप्शन में। देखिए क्वेश्चन में 3 गुणे 3 सेंटीमीटर पूछा है, 3 गुणे 3 सेंटीमीटर मुझे पूछा है, तो आप 1.5 गुणे 1.5 किमी स्क्वायर करें तो 15 15 में क्या होता है, 225 होता है। 2 अंक पे दशमलव यहाँ पे, 1 अंक पे यहाँ पे, 1 अंक पे यहाँ पे, तो 2 अंक पे दशमलव 2.25 किमी स्क्वायर। तो आपका चौथा देखिए ऑप्शन में है आपका 2.25। ठीक है, यानी 3 से एकदम आसान सा है कि 1 सेंटीमीटर 50,000 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है, 3 सेंटीमीटर 1,50,000 को। ठीक है, 1,50,000 सेंटीमीटर को, और 1,50,000 इसको आप जब 1,50,000 सेंटीमीटर को किमी में बदलेंगे तो 1.5 किमी स्क्वायर हो जाएगा, किमी हो जाएगा। तो 1.5 3 गुणे 3 है, तो 1.5 गुणे 1.5 किलोमीटर हो जाएगा। तो 15 15 225 हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, किमी स्क्वायर हो जाएगा 2.25 किमी स्क्वायर। इसका सही आंसर चौथा हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं समझ आएगा तो उसको बार बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। बहुत आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिकथन और कारण का है। कथन दिया, किसी वस्तु अथवा परिघटना में परिवर्तन आकलन सुदूर संवेदन द्वारा एक प्रक्रिया है। कारण क्या है, जीआईएस का प्रयोग आंकड़ों के परिवर्तन के आकलन में किया जाता है। तो देखिए इसमें सुदूर संवेदन की बात कर रहा है, इसमें जीआईएस की बात कर रहा है। किसी वस्तु या परिघटना में परिवर्तन आकलन सुदूर संवेदन द्वारा किया जाता है। सुदूर संवेदन द्वारा एक प्रक्रिया है, सही है। जीआईएस का प्रयोग आंकड़ों के परिवर्तन और आकलन में होता है, ये बिल्कुल सही। देखिए दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है, तो इसका सही आंसर दूसरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। देखिए सेवरेज स्काई किसका है, कौन सी विचार दिए थे। सेवरेज स्काई ये हवाई शक्ति दिए थे। मैकेंडर महोदय थल शक्ति कितनी बार आ चुका है, यानी ए का तीसरा और बी का चौथा यानी डी। ठीक है, दूसरा। और स्पाइक मैन महोदय क्या है, रिमलैंड, यानी तीसरा का बी और एटिमान का समुद्री शक्ति। तो ये हो जाएगा चौथा का ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 49 का दूसरा सही आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। लास्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि
निम्नलिखित में से किसके कारण किसी हवाई फोटो छायाचित्र के स्केल में बदलाव होता है? किसके कारण होता है स्केल में बदलाव? वस्तु की छाया के कारण, वस्तु की संरचना के कारण, भू उच्चावचन के कारण। तो छाया और उच्चावचन दोनों कारण। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, छाया उच्चावचन नहीं लगाना है, केवल भू उच्चावचन लगाना है, ठीक है। क्योंकि उसी के कारण होता है, ऊबड़ खाबड़ जो भूमि होती है उसमें जो है सही स्केल का सेट नहीं हो पाता है। तो हवाई चित्र छायाचित्र में स्केल में बदलाव हो जाता है, बार बार क्या हो जाता है, बदलाव होता है भू उच्चावचन के कारण। तो इसका सही जो आंसर होता है उसका तीसरा हो जाएगा, भू उच्चावचन। हवाई फोटो छायाचित्र में भू उच्चावचन के कारण क्या होता है, स्केल में बदलाव हो जाता है। तो इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।